वापस नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में बताऊंगा साइंस का केमिस्ट्री। साइंस में 3 विषय आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। साइंस के मैंने 15 क्वेश्चन बताया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया था ना। आपने 150 बच्चा तक वो वीडियो देखा सभी मिल के, है ना, और शेयर भी किए थे और चैनल को सब्सक्राइब भी किए थे। तो बस इसमें आप बने रहेंगे। 10 से 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा समझाते हुए, है ना, देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड, है ना, मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड। देखिए आ गया पहला प्रश्न, आ गया आर का अर्थ समझाइए। देखिए इतना बच्चा तो आ गया ना। आर जो फिल्म आया है ना, RRR, रामचरण है, जूनियर NTR है, मस्त मूवी है। तो वो नहीं समझ आइएगा। कितना बच्चा तो लिख देगा, उसी के बारे में लिख देगा, नहीं, वो गलत है। ये RRR आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसका अर्थ होता है कमी, रिड्यूस होता है। क्या रिड्यूस मतलब कमी होता है। अब पूरा, है ना, रिड्यूस मतलब पुनः अति होता है, कमी। और पुनः चालन मतलब क्या होता है, रिसाइकल। और उसके बाद क्या होता है, पुनः उपयोग, रीयूज, है ना, रीयूज। फिर से एक बार देखिए, आर का अर्थ है, RRR का अर्थ क्या है देखिए, कमी, पुनः चालन और पुनः उपयोग। तो इसका अर्थ होता है रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। देख लीजिएगा, बहुत बेसिक तरीका से एकदम बताया गया इसमें, है ना। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम आपका, है ना, 40 डे आपके एग्जाम में बचा हुआ, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपके लिए मैं लाता ही रहूँगा। ना बोले तो संडे से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आया जाएगा। डेली का डेली 2 वीडियो होगा, है ना। खनिज किसे कहते हैं देखिए, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीका से, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे कार्बन का प्रूफ क्या है, कार्बन का प्रूफ है क्या, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है ना। ग्रेफाइट से पेंसिल बनता है, ग्रेफाइट से क्या बनता है, पेंसिल बनता है। मुख्य रूप से क्लास 8 में पढ़ना है, ग्रेफाइट से पेंसिल बनता है ना। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखे। मेंडलीव के आवर्त नियम पीरियोडिक टेबल में, है ना, मतलब जो सजाए थे उसके बारे में। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के कम सजाया जाए तो निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। इसको एक बार एकदम बेहतरीन से लिखिए कॉपी में, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीका से इसमें भी बताया गया है। जी अगला प्रश्न आएगा 4th नंबर में आइएगा, हमारे पेट में मतलब हमारे पाचन तंत्र में pH का वर्णन करें, है ना। तो देखिएगा, हमारे पाचन तंत्र में pH का वर्णन निम्न है, यानी बहुत सारा निम्नलिखित है। देखिए हमारे मुंह में pH का मान कितना, 7 होना चाहिए। हमारे मुंह में pH का मान कितना होना चाहिए, 7। उदासीन होता है ना, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्ल का 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है। देखिए पेट का pH मान कम होता है भैया। पेट का मान क्या होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है pH मान। और छोटी आंत, जहाँ हमारा खाना पचना कहाँ से हो जाता है, मुख से। मुख बोले तो मुख गुहा बोलते हैं, मतलब मुँह से, है ना। मुँह से खाना चबा रहे हैं, उसी टाइम हमारा खाना क्या हो गया, पचना शुरू हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से खाना कहाँ पचता है, पूर्ण रूप से पच जाता है ना। पूर्णतः खाना पचता है छोटी आंत में पचता है खाना। याद रखिएगा सारा बात, है ना। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होता है जी, 32। और दूध वाला दांत कितना होता है, दूध वाला दांत 20 होता है। याद रखिएगा, दूध वाला दांत 20 को होता है। छोटे हाथ में pH मान 7 से अधिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे मुंह का वातावरण उदासीन है। उदासीन पेट के pH अम्लीय और छोटी आंत का क्षारीय होता है। उदासीन पेट के pH अम्लीय और छोटी आंत का क्षारीय होता है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, ये 5 नंबर। कितना जल्दी मैंने आपको 5 नंबर तक ले आया हूँ। देखिए क्या है, केक या पनरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर पहले समझिए, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा, है ना। हम पकवान में, पूड़ी में सब सोडा जो डालते हैं ना, सोडा, उसी को नाम होता है बेकिंग पाउडर, है कि नहीं। तो केक या पनरोटी बनाने हम बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर और टर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में, है ना। नहीं सॉरी इमली में पाया जाता है जी, इमली में पाया जाता है। बेकिंग पाउडर और टर्टरिक अम्ल का मिश्रण है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जब इसे जल में मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। देखिए अभिक्रिया NH3+ हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन आयन है। और यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अम्ल का सोडियम लवण है। अम्ल का सोडियम लवण इस अभिक्रिया के कारण केक या पनरोटी
पाँव रोटी यार क्या लिखा गया है? हाँ, पाँव रोटी ये लिखा हो, पाँव रोटी मुलायम हो जाता है। बस इसको बेहतरीन से देखिएगा, बेहतरीन से देखिएगा। बस 1 से 2 पर हम बोल नहीं रहे, कॉपी में लिखिए, इसको रटना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी रटना नहीं है। बस 3 से 4 बार आपको पढ़ लेना है सभी बच्चों को। चलिए आइए है ना। इसके बाद आएगा बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन आएगा। बस इसके बाद आएगा ये वीडियो आ जाएगा, इसके बाद कल आएगा। हो सकता है ये आज दोनों एक ही दिन आ जाए वीडियो, है ना। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखे। पहले इसका सूत्र जानिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O 2H2O, है ना। यानी लास्ट में क्या जल हो गया। जब इसी को आधा करेंगे, जिप्सम को आधा करेंगे, यानी SO4 × ½ H2O, तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसी का उपयोग हमें बताना है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निम्नलिखित उपयोग है। कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे? मूर्तियों और खिलौने के बनाने में। भैया सही बात है कि नहीं, है ना। मूर्तियों और खिलौने के बनाने में। दूसरा देखिएगा, बहुत ईजी इसका रहता है, घरों और इमारत की सजावट के लिए। सही बात है ना। आप पतल उतल साट सकते हैं इससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से आराम से, है कि नहीं। देखिए आइएगा 3rd नंबर, अगर आपका हाथ टूट गया, भगवान ने चाहे आपका हाथ टूटे, आप लोगों का, लेकिन हम बोल रहे समझा रहे हैं, आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी टूट गया, तो डॉक्टरों द्वारा जो जाते हैं ना, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डी के ऊपर प्लास्टर करने के लिए, है ना, प्लास्टर जो वाइट होता है ना, उसको करने के लिए चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा मूर्तियों के सजाने के लिए, खिलौनों बनाने के लिए, घर या इमारत बनाने के लिए, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने के लिए। इसका सूत्र भी देख लिए होंगे, CaSO4 × ½ H2O जिप्सम से बनता है जी, याद रखिएगा। चलिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय लिखिए। बहुत सारा उपाय है ना। तो लोहे को जंग लगने के निम्नलिखित उपाय बचाने के लिए जी, क्या है? निम्नलिखित उपाय है ना बचाने के लिए। देखिए, पहला उपाय, लोहे की वस्तु, लेहे लिखा गया, लोहे समझना है, लेकिन टाइपिंग में चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। लोहे की वस्तु को पेंट करके, देखिए लोहे की वस्तु को क्या करेंगे, जो भी सामान रहेगा लोहे का उसको क्या करेंगे? पेंट करेंगे। लोहे की वस्तु को हवा या जल से दूर रखेंगे। सही बात है, लोहे की वस्तु को हवा या जल से दूर रखेंगे, है ना। हवा या जल से दूर रखेंगे, ठीक रहेगा। नहीं तो हवा में ही लोहे की वस्तु क्या होता है? जंग लगता है। अच्छा बताइए, जब लोहा में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है ना। उसका वजन बढ़ता है, याद रखिएगा, उसका वजन बढ़ता है ना। और बताइएगा, लोहा का परमाणु संख्या बताइएगा, होता है 26, और सिंबल बताइएगा Fe होता है, याद रखिएगा। 3rd नंबर, वस्तुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर, धातु पर जिंक की परत चढ़ाकर। धातुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर या धातु पर जिंक की परत चढ़ाकर। देखिए, जब ये क्रिया हो रहा है ना, जिंक का जब परत चढ़ाएंगे तो गैल्वेनीकरण इसी को कहते हैं, है ना। तो किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ाना उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं जी, है ना। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। हमारे पेशाब का pH मान 6 होता है। pH मान बहुत सारा बता सकते हैं। अम्ल वर्षक pH मान क्या 5.6 से कम होता है भैया, कम होता है, याद रखिएगा, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दे देंगे यार। जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है। सही बात है, जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। लवण बोले तो नमक और जल बोले तो पानी, है ना, ये बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण बोला है ना, उदाहरण दे दिए ना। NaCl प्लस क्या, ये अम्ल हो गया, आगे H तो अम्ल, पीछे OH तो क्या क्षार, है ना। NaOH जब अभिक्रिया, बताइए दिशा को दिखाते हैं, जो तीर हो रहा है ना कि अभिक्रिया इस दिशा में जा रहा है जी, क्या बना दिया? लवण और यानी साधारण नमक, इसको बोलते हैं रॉक साल्ट भी बोलते हैं, खाने वाला नमक को, और जल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो NaCl प्लस H2O बना दिया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। अगला बात में आइएगा, अगला बात नंबर, देखिए एक नंबर बहुत ज़्यादा आप लोग गौर करते होंगे, है ना। क्या करते होंगे? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? सही बात है नहीं, है ना। बहुत छाट के आपके लिए प्रश्न लाया गया है, ऐसे ही नहीं। आप देख रहे हैं 15 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, 15 मिनट का वीडियो देख लें, इसके पीछे 5-6 घंटा का मेहनत रहता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्यों नहीं रखनी चाहिए। इसको ज़रा बड़ा करते हैं और देखिएगा, दही और खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही और पदार्थ दोनों ही अम्ल होते हैं। इसलिए यदि ऐसे पदार्थ तांबे के कंटेनर में रखे जाते हैं तो अम्ल प्रतिक्रिया करेगा और कंटेनर खराब हो जाएगा, तो जिससे खाना खराब हो सकता है। बस बहुत ही छोटा भाषा में लिखाया गया है, इसको कॉपी में लिखिए, 2-3
बार बहुत पढ़िए इसको, है ना। एक अलग से ही नोट्स बनाइए, कॉपी लाइए, जो भी है नोट्स बनाइए। मेरा भी जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं सब्जेक्टिव का, उसको एक में डालिए और एग्जाम के टाइम आपको बहुत ही काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। देखिए क्या गया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया क्या, उदाहरण दे। देखिए अकेले तो ही नहीं सकता, जब भी आएगा तो ये दो साथ आएगा। उदाहरण दीजिए, है ना। विद्युत धारा क्या है, इसकी मात्रा लिखिए, सूत्र लिखिए, सब ऐसे आता है ना। अगर फिजिक्स वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लीज़ आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए ऊष्माक्षेपी क्या, वह अभिक्रिया जिससे नए पदार्थ बनने के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्सर्जन हो। उत्सर्जन में तो निकलता है ना। वह अभिक्रिया जिससे नए पदार्थ बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में क्या है, CO क्या है, C+O2, है ना। फिर ये जो तीर दिखाता है, जो दिशा दिखाता है, देखिए दिशा बना दिया क्या, CO2 बना दिया क्या, CO2 बना दिया, और प्लस उसमें भी क्या उत्सर्जित हो रहा है। अच्छा उत्सर्जित आ गया ना, तो बायोलॉजी की यहाँ पे एक बात करेंगे, हमारे शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, उत्सर्जी अंग, है ना। तो ब्रिक है, क्या है, ब्रिक है, ब्रिक यानी किडनी जिसको बोलते हैं, है ना जी। और नोट में याद रखिएगा, नोट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य में शोषण के दौरान ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। यानी शोषण कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा, सारा ही परत जहरीला है, बहुत ज़्यादा जहरीला। चलिए अगला प्रश्न आएगा, जल संचयन किसे कहते हैं। जल संचयन किसे कहते हैं, तो वर्षा के जल सामान्य के लिए, है ना, सामान्य के लिए भूमिगत जल स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए तथा जल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले संग्रह को जल संरक्षण कहते हैं। चलिए आइएगा 12 नंबर प्रश्न में, बहुत ज़्यादा है, 3 नियम है ना। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम बोलेगा, अष्टक नियम किसने दिया, किस पे वैज्ञानिक ने दिया, तो बोले बताइए न्यूलैंड ने, है ना। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। चलिए बताते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्वों के, है ना, आरंभ पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होते हैं। बस इसको एक बार 2 बार पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था जी, है ना। बोला है ना, प्रत्येक तत्व के इवन एक तत्व के 8वें तत्व के गुण क्या होता है, समान होता है, बोल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रारंभ पर 8 तत्व में, है ना, पहले तत्व के गुण क्या होता है, समान होता है। जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है ना। सारे गा मा पा नि धा ऐसे होता है ना। फिर आगे डोबे नैरन, क्या आगे डोबे रेनर का त्रिक नियम किसने दिया, डोबे रेनर दिया था। त्रिक नियम किसने दिया, डोबे रेनर। आज रखिएगा 19वीं शताब्दी प्रारंभ में जर्मन डोबे रेनर ने, जर्मन वैज्ञानिक हो गए यहाँ पे, वैज्ञानिक डोबे रेनर ने रासायनिक तत्वों को लेकर एक समूह को वर्गीकृत कर एक नियम दिया था, जिसे डोबे रेनर का एक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए। देखिए न्यूलैंड जो था ना, न्यूलैंड और डोबे रेनर का दोनों क्या, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था जी, है ना, परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, है ना, मेनली परमाणु संख्या पर सजाया था। याद रखिएगा, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो मध्य के तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होगा, है ना, औसम होगा। देखिए होगा ना, दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसम होगा, समान होगा। यहाँ पे क्या समान होगा लिखा हुआ है ना, समान होगा। चलिए, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। देखिए है ना, 2 प्रश्न इसके बाद आए, इसके बाद एक प्रश्न और है, बस धातु और धातु में अंतर लिखिए। देखिए धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर हमेशा आपको बनाना क्या, इधर कॉलम बनाना है, इधर धातु लिखना है, इधर धातु लिखना है, आपको बता रहा हूँ, है ना। ऐसा ही करके लिखना है हमेशा, अंतर जब भी आता है ना ऐसा ही करके लिखना है, समझे आप। चलिए पहले हम क्या बता रहे हैं, धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर है, क्या जी, धातु और धातु निम्नलिखित अंतर। धातु के बारे में पहले देख लेते हैं, धातु के बारे में क्या देख लेते हैं। धातु चमकीली होती है, सही बात। धातु क्या होता है, सोना कितना चमकीला होता है बताइएगा, है ना। चांदी चमकीला होता है कि नहीं, पहले बताइएगा। धातु चमकीली होती है और यह समानता कठोर भी होती है जी, है ना। सोना भी कठोर होता है, चांदी भी कठोर होता है ना, कठोर होता है। 3rd नंबर दे, धातुओं को पीटकर चादर का रूप दिया जा सकता है, सही बात।
धातुओं को पीटकर चादर के रूप दिया जा सकता है। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। किसी से रिएक्शन नहीं करता भैया, तब ने सोना खराब नहीं होता। ये पूछेगा ना सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो बताइएगा AU। AU यानी सोना, उसके बाद है Hg, है ना। सबसे अधिक जी, सबसे अधिक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे है इसका गलनांक कुछ होता है और धातु तन्य होती है। इससे पीट के चादर बनाया जा सकता है ना जी। अधातु को चादर नहीं बनाया जा सकता है, धातु में तन्य होती है। अधातु में आइएगा, अधातु अधातु क्या बोल रहा है, धातु मटमैली होती है, चमकीली नहीं होती, हल्का मट में होती है लेकिन मटमैली होती है ना, भद्दा रंग, है ना। और समानता धातु में, समानता, है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे, समानता धातु में कठोर नहीं होती है ना, धातु में कठोर नहीं होती है। धातु नहीं होगा, अधातु ही। समानता में धातु से कम कठोर होता है, अधातु, है ना। धातुओं को पीटकर, अरे भैया अधातु होगा यहाँ पे, अधातु हो, याद रखिएगा। अधातुओं को पीटकर एक चादर का रूप नहीं दिया जा सकता। यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, सबसे रिएक्शन कर लेता है, लेकिन उसमें धातु क्या, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका गलनांक कम होता है लेकिन धातु का गलनांक उच्च होता है। अधातु तन्य नहीं होती लेकिन धातु तन्य होती है। लेकिन दोनों को कंपेरिजन करके मैं बता दिया हूँ। बस लास्ट प्रश्न, बस कॉलम बना के लिखिएगा, कॉलम बना के लिखिएगा, याद रखिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आपके, है ना, काला नमक किसे कहते हैं, काला नमक किसे कहते हैं, आइएगा। काला नमक, है ना, काला नमक किसे कहते हैं, है ना। काला नमक को जमीन खोदकर खदानों से निकाला जाता है। इसका रंग भूरा होता है क्योंकि इसमें लाल चिकनी मिट्टी क्या कण मिले होते हैं। सही बात है ना। काला नमक किसे कहते हैं, काला नमक को जमीन को खोदकर खदानों से निकाला जाता है। इसका रंग भूरा होता है क्योंकि इसमें लाल चिकनी मिट्टी का कण होता है, याद रखिएगा, है ना। आई होप आप लोग, है ना। इसके बाद देखिए क्या है, बायोलॉजी का बेहतरीन से बेहतरीन कितना प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न, 15 प्रश्न इसके लिए है। आपके इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो आपके मैट्रिक परीक्षा देने के लिए, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और बताइएगा वीडियो कैसी बनी, क्या इसमें गलती, सब बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर, है ना, कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए ठीक है।